अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड की मैथ्स की बुक काउंट ऑन 6 का यूनिट 6 सीखने जा रहे हैं, जो कि है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और इस यूनिट 6 का हम इतना स्टडी करेंगे, वो चीज़ें देखेंगे जो कि एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने के लिए या 6A को सॉल्व करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6A सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन है या जो भी इन्होंने मटेरियल दिया है उसको भी समझेंगे। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फर्रुख, और कोशिश करेंगे कि यूनिट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि रेशियोज़ एक्चुअली फ्रैक्शन का ही एक एक्सटेंडेड टॉपिक है। ठीक है, रेशियोज़ जो हैं वो फ्रैक्शन का ही एक एक्सटेंडेड टॉपिक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 17 मार्बल्स हैं, उसमें से 3 रेड हैं और 3 ब्लू हैं और 5 येलो हैं। ठीक है, टोटल 17 हैं। तो ब्लू कितने हैं? 3 आउट ऑफ 17। येलो कितने हैं? 5 आउट ऑफ 17। ठीक है, तो एक तो ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि रेशियोज़ प्रोपोर्शंस का टॉपिक जो है वो फ्रैक्शन की ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो ये तो समझ में आता है ना आसानी से। इसी को लेके आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जाते हैं और एक बात ये समझाने की कोशिश करते हैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने बताया कि मोबाइल फ़ोन की प्राइस जो है वो 10,000 है और कंप्यूटर की प्राइस जो है वो 50,000 है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि इसको कैसे कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये ज़रा एक नज़र पढ़ लेते हैं। तो इसको कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन की प्राइस डेस्कटॉप कंप्यूटर के मुकाबले में उसकी 20% है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि इसको जब आप देखेंगे तो ये इसका 20% है। ठीक है, 10,000 इज़ द 20% ऑफ 50,000। ये कैसे निकालते हैं? परसेंटेज के चैप्टर में हम ये देख चुके हैं अच्छी तरह से, ख़ास तौर पे हम बुक 5 में भी देख चुके थे। अब बुक 6 में आगे परसेंटेज का टॉपिक आएगा, वहाँ पे फिर ये निकाल लिया जाएगा। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है अभी कि कैसे निकलेगा, इसलिए मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा। जब परसेंटेज का टॉपिक आएगा तो हम देख लेंगे, और ना इसकी ज़रूरत अभी आगे पढ़ने वाली है इस पूरे यूनिट में कहीं। तो ये सिर्फ इन्होंने एक एक्सप्रेशन दी है, लेकिन उन्होंने बताया कि जैसे कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन की प्राइस डेस्कटॉप कंप्यूटर के मुकाबले में 20% है। इसको कहने का एक तरीक़ा और भी है कि अगर गौर से देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन की प्राइस और कंप्यूटर की प्राइस कुछ ऐसी लग रही है कि कंप्यूटर की प्राइस 5 टाइम्स है मोबाइल फ़ोन की प्राइस के मुकाबले में। ये कैसे निकालते हैं? तो बहुत आसान सी बात है ना, किसी भी चीज़ का कि एक चीज़ की प्राइस दूसरे के मुकाबले में कितने टाइम्स है, तो ये निकालने के लिए हम जो है वो डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक्चुअली ये फ्रैक्शन का ही टॉपिक है, तो मैं पता है 0 से 0 कट जाते हैं अगर डिवाइड हो रहे हों, तो ये 5/1 रह गया। इसका मतलब है कि मोबाइल की प्राइस और कंप्यूटर की प्राइस का जो आपस में रिलेशनशिप है वो ये है कि 5 टाइम्स है कंप्यूटर की प्राइस मोबाइल के मुकाबले में। इसको लिखने का एक तरीक़ा ये होता है, ठीक है, 5:1। ठीक है, प्राइस ऑफ कंप्यूटर, ये देखिए गौर से देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, प्राइस ऑफ कंप्यूटर रेशो का निशान लगाया हुआ है प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन, और इसको जब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किए तो प्राइस ऑफ कंप्यूटर रेशो प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन। ठीक है जी, तो इसको उलट भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात होंगी। अगर ये कहा जाए कि पहले प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन लिखें और फिर प्राइस ऑफ कंप्यूटर लिखें, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 5:1 एंड 1:5 आर द सेम इन टर्म्स ऑफ रेशोज़। ठीक है, तो एक तो ये बात समझ में आ गई। इसको 5:1 को और एक तरह से पढ़ सकते हैं, वो है 5:1। हम कह सकते हैं प्राइस ऑफ कंप्यूटर और प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन का रेशो क्या है? 5:1 रेशो है। ठीक है जी, एक एग्जांपल और दे दी इन्होंने। बुर्ज खलीफा 800 मीटर का है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 400 मीटर की है। देखते हुए नज़र आ रहा है कि ये इसकी डबल है, तो जब डबल होगा तो रेशो क्या होगा? हमें पता है कि 2:1 का होगा। अगर ये 1 है तो ये 2 होगी। और ये निकालने का एक तरीक़ा ये भी है, जैसे मैंने बताया था कि सिंप्लीफाई कर लें, 400 1 ज़ा 400, 400 2 ज़ा
तो ये 2/1 आ गई, 2:1 का रेशो बन गया। ठीक है, देखिए इन्होंने बताया हुआ। इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों बातें सही कहलाएंगी। एक एयरक्राफ्ट तेज़ से तेज़ चलता है तो 12,000 किलोमीटर तय करता है। ट्रेन तेज़ से तेज़ चलती है तो 600 किलोमीटर करती है। क्या इनका आपस में प्रोपोर्शन है, क्या रेशो है कि कौन कितना टाइम्स ज़्यादा फास्ट है दूसरे से? तो हम देख सकते हैं 2 ज़ीरो तो हमने ऐसे काट दिए, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो बचा 20:1। The ratio of aircraft to train is 20:1. The ratio of speed of aircraft to the speed of train is 20:1. अगर यूँ कहेंगे the ratio of speed of train to the ratio of speed of train to the speed of aircraft, तो हम इसको कहेंगे 1:20। तो दोनों बातें ही ठीक हैं। जो नाम पहले आएगा वो नंबर पहले आ जाएगा, जो जिसका नाम बाद में आएगा उसका नंबर बाद में आ जाएगा। ठीक है ना? तो आसान सी बात थी। इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं। ये इन्हीं छोटी-छोटी बातों पे टॉपिक पूरा चलेगा। ये देखिए 2 बॉक्सेस हैं। मैं ये रीडिंग इसलिए नहीं सुना रहा कि ये पूरी मैंने बात समझा दी, इतनी इसकी ज़रूरत ही नहीं है। यही बात दोबारा उन्होंने की है जो हमने पीछे की है। अगर एक बॉक्स का वेट 3 केजी है, एक का 4 केजी है, तो उनका रेशो कैसे बताएंगे? 3/4 यानी 3:4। ये देखें, ठीक है। डिफरेंट टर्म्स में अगर रेशोज़ दिए हुए हैं तो कंपेयर नहीं हो सकता, पहले सिमिलर टर्म्स में करना पड़ेगा। यानी अगर एक चीज़ ग्राम में दी हुई है, दूसरी चीज़ किलोग्राम में दी हुई है, तो पहले इनको सेम टर्म्स में लेके आएँ, सेम यूनिट्स में लेके आएँ। जैसे कि ये देखिए, नम 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 20 मीटर और 40 सेंटीमीटर को कंपेयर नहीं कर सकते। पहले 2 मीटर और 40 सेंटीमीटर को कंपेयर नहीं कर सकते। पहले 2 मीटर को आपको सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, तो 2 मीटर इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर, और 40 सेंटीमीटर तो पहले ही था। तो अगर 2 मीटर और 40 सेंटीमीटर का कंपैरिजन किया जाएगा तो पहले हमें इन दोनों में से किसी एक को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर को सेंटीमीटर में करना ज़्यादा आसान है, तो हमने इसको 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर कर दिया। अब कंपेयर किया तो पता चला कि जी ये 5:1 का रेशो बन रहा है। ठीक है, 2 मीटर और 40 सेंटीमीटर का रेशो 5:1 का बन रहा है। ठीक है जी। इसी तरह से फ्रैक्शंस को भी कंपेयर किया जा सकता है। जैसे 1/3 और 2/5 को देखें तो ये कितना रेशो है? 1/3 2:5 के मुकाबले में कितने टाइम्स ज़्यादा या कितने टाइम्स कम है? तो अब चूँकि फ्रैक्शन है, हमें नंबर्स जो हैं वो नॉन फ्रैक्शन में चाहिए, तो इसका फ्रैक्शन ख़त्म कर देते हैं। हमें पता है कि बहुत आसानी से फ्रैक्शन ख़त्म किया जा सकता है अगर इन दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। एक ऐसा नंबर जो इससे भी डिवाइड होता हो और इससे भी डिवाइड होता हो, तो इसके लिए आप एलसीएम निकाल लें, वरना वैसे ही नज़र आ रहा है कि 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो इसका एलसीएम 15 ही आएगा। 15 एक ऐसा नंबर है जिससे जो 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी होता है, तो 5 और 3 दोनों ख़त्म हो जाएंगे इसकी वजह से। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 5, 3 5 ज़ा 15। अब ये सिंप्लीफाई होके आएगा 5 1 ज़ा 5 रेशो 2 3 ज़ा 6। तो 1/3 रेशो 2/5 का अगर हम सिंप्लीफाइड रेशो निकालें तो बनता है 5:6। ये देखें, सही है। ये एक सवाल है, 2 ग्रॉस और 6 डज़न का क्या रेशो है? चूँकि दोनों एक टर्म में नहीं है, एक यूनिट में नहीं है, तो पहले इनको एक यूनिट में करना पड़ेगा। हमें पता है एक ग्रॉस के अंदर 12 डज़न होते हैं। ठीक है, तो 2 ग्रॉस का मतलब क्या हो गया? 24 डज़न रेशो 6 डज़न। अब समझ में आ गई आराम से बात कि 24/6 क्या होता है? 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 4:1 बन रहा है। ये देखिए 4:1 बन रहा है। और ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को कैसे रेशो में कन्वर्ट करेंगे आसानी से? जब यहाँ भी फ्रैक्शन हो, यहाँ भी फ्रैक्शन हो, तो मैंने कहा था कि एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो इन दोनों से डिवाइड होता हो, और इसका बहुत आसान तरीका है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा वो नंबर, अगर एलसीएम निकालना आपको मुश्किल लगता हो तो। वैसे तो इत्तेफाक है कि दोनों प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली एलसीएम ही आता है। तो क्या आया जी? 35 इनका एलसीएम है, हमें पता है। 2/5 रेशो 6/7 मल्टीप्लाई बाय 35,
जब इन दोनों को हमने 35 से कर दिया तो मल्टीप्लाई, तो अभी सिंप्लीफाई हो गया, 5 वन 5, 5 7 35, 7 वन 7 7 5 35, तो हो गया 7 टू 14 रेशो 6 5 30। अच्छा, अब एक तो ये जवाब आ गया 14:30, लेकिन हमें पता है कि ये 14:30 को हम यूँ भी कह सकते हैं 14/30। ये अभी सिंप्लीफाई हो सकता है ना, अभी मज़ीद इसमें सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 14 और 2 15 30, तो इसको आप कह सकते हैं 7:15। ठीक है, सिंप्लीफाई करना अच्छी बात है। आगे देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया है। जी ये देखिए 35 से मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद 14:30 आया, उसको सिंप्लीफाई करके 7:15 कर दिया। ठीक है, अगर 8 kg वर्सेस 4 kg है तो बहुत आसान है, 2:1 का रेशो आ गया। 25,000 रुपये एक शख्स की सैलरी थी, 5,000 रुपये वो बचाता है, तो ख़र्च कितना करता है? पहले तो ये पूछा है कि ख़र्चे में और इनकम में क्या रेशो है। तो पहले तो निकालना पड़ेगा खर्च कितना करता है। नज़र आ रहा है 25 में से 5 बचाता है तो 20,000 खर्च करता है। तो अब 25,000 इनकम है, रेशो 20,000 खर्च करता है। इनका क्या रेशो होगा? 25,000 अपॉन 20,000। 3 ज़ीरो आपस में कट गए, 20/25 बहुत आसान है, 5 4 20, 5 5 25, 5:4 का इनमें आपस में ताल्लुक़ है, 5:4 या 5:4। सोनिया ने 5 पेंसिल्स खरीदी 20 रुपए की, राहिल ने 7 खरीदी 35 की। बताइए इनकी प्राइसेस में क्या रेशो है, किसकी प्राइस ज़्यादा थी, किसकी कम थी, और कितनी ज़्यादा और कितनी कम थी। बहुत आसान है, पहले तो उसकी प्राइस निकाल दी, 5 की 20 खरीदी, 20 की 5 खरीदी तो एक कितने की हुई? 4 रुपए की। 35 की 7 खरीदी तो एक कितने की हुई? 5 रुपए की। तो 4:5 इनका आंसर आ गया। ये देखें, चूँकि जब कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें आसान सवाल ही रखे जाते हैं, इसलिए आप कहेंगे ये तो बहुत ईज़ी आ रहा है। जी ईज़ी ही आएगा। ये पूरी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईज़ी बनाई गई है ताकि आप इसको यूज़ टू हो जाएँ रेशियो प्रोपोर्शन के टॉपिक के साथ। अच्छा, अब एक बात ये है कि 4:5 और 20:25 ये दोनों एक ही बात है। ये बात समझ में आती है? क्योंकि अगर आपको फ्रैक्शन समझ में आती है कि 4/5 और 20/25 एक ही बात है। बात समझ में आती है? जी समझ में आती है कि जब किसी फ्रैक्शन के ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि इस केस में हमने दोनों को ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो जो भी आंसर आएगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, तो ये था 4:5, और जब हमने इसको एक एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 20:25। तो हम ये कहेंगे ये रेशोज़ भी इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से हासिल किए गए रेशोज़ इक्विवेलेंट, यानी एक ही बात है। 4:5 का हो या 20:25 करो, बात सेम बनेगी। 4:5 बोलें या 20:25 बोलें, बात सेम रहेगी। 1:2 बोलें या 2:4 बोलें या 4:8 बोलें, सब एक ही बात है। इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे का डबल है, एक चीज़ दूसरे के डबल है। हर जगह से यही साबित हो रहा है, तो इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह 20:30 दिया हुआ है, एक जगह 24:36 दिया हुआ है। सवाल है क्या ये इक्विवेलेंट हैं? तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा कि दोनों को सिंप्लीफाई करके लोएस्ट टर्म्स में ले आएँ, पता चल जाएगा। 20:30 हमें पता है कि 2:3 है, 10 से डिवाइड हो रहा है। 24:36 देख लेते हैं कि ये क्या रेशियो है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं इसको, जैसे कि आप इसको यूँ कर लें, आसान करें तो 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 2 24, 12 3 36, ये भी 2/3 यानी 2:3 है, और ये भी 2:3 है क्योंकि 10 से डिवाइड होके आ गया। तो जी हाँ, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, इन्होंने 4:6 लिया है, 4:6 और सिंप्लीफाई हो सकता था ना, 4 2 2 4 2 3 6, तो ये 2:3 कहा जा सकता है इसको। 2:3, 4:6, 20:30, 24:36, ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, या इक्विवेलेंट रेशियोज़ हैं।
जहाँ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होगी वहाँ रेशियो भी इक्विवेलेंट ही माना जाएगा। इसी तरह से इन्होंने अगला सवाल ये दिया हुआ है कि क्या 56:63 और 81:90 इक्विवेलेंट हैं? तो इनको सिंप्लीफाई कर लें। 81:90 तो हमें पता है कि कैसे सिंप्लीफाई होगा, क्योंकि दोनों हमें वाज़ह नज़र आ रहे हैं, 9 के टेबल से जा रहे हैं। 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90, तो ये 9:10 है। दूसरा देखते हैं 56 और 63, तो हमें पता है कि ये किस टेबल से जा रहे हैं, ये 7 के टेबल से जा रहे हैं। 56/63, तो 7 7 ज़ा 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, 8:9। अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ये 8:9 आ रहा है, ये 9:10 आ रहा है। दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, दोनों सेम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हुए। जैसे उन्होंने बताया है कि सेम फ्रैक्शन सेम रेशो नहीं है। ठीक है, अगर फ्रैक्शन सेम होंगी तो रेशो भी सेम माना जाएगा। बस ख़त्म हो गई सारी एक्सप्लेनेशन, इतनी सी बात थी इस पूरी एक्सरसाइज में। अब आते हैं हम डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ। कोशिश करेंगे कि सारे सवाल आपके लिए सॉल्व ना करें, ताकि कुछ आपको करने का भी मौका मिले, क्योंकि हमारा मकसद एक्चुअली वीडियोस पे लाइक्स लेना नहीं है। हमारा मकसद असल में कुछ ऐसा सॉल्यूशन देना है आपको कि आपको एक्सरसाइज समझ में भी आ जाए और आपके पास इनफ सवाल बचें जो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकें। अगर सारे ही सवाल मैंने सॉल्व कर दिए तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, और जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कितनी भी अच्छी आपको समझ में आ जाए वीडियो देख के, बात याद नहीं रहेगी। तो कोशिश ये करनी है कि सारे सवाल खुद से सॉल्व करें, खुद से प्रैक्टिस करें, ताकि बात याद भी रहे। समझ में आ जाना काफ़ी नहीं है, उसका दिमाग में बिठाने के लिए प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। सही है भाई, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछ रहे हैं फाइंड द रेशियोज ऑफ। अब जब रेशियोज ऑफ बता दिए तो इसका मतलब क्या है, आपने क्या करना है, 13/39 लिखना है इस वाले सवाल में, और इसको सिंप्लीफाई करना है अगर हो सकता है तो। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करें, जो आखिर में बचेगा उसका रेशियो बना के लिख दीजिएगा। जैसे हमें पता है 13 1 13, 13 3 39, 1/3 बचा, और इसको हमने रेशियो में लिखा तो 1:3 लिख दिया, या 1:3 लिख दिया। जवाब ख़त्म हो जाएगा आपका। तो इसी तरह से कहीं सेम यूनिट्स में नहीं है तो सेम यूनिट्स में कर लीजिएगा इसको। 0.5 मीटर और 75 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा 50 सेंटीमीटर रेशो 75 सेंटीमीटर। इसको आपने कर लिया 50/75। हमें पता है कि 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, ये 2:3 बन रहा है। ठीक है जी, तो जहाँ सेम यूनिट्स हैं वहाँ तो अब मुझे देखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो सेम ही बात हो रही है। सेंटीमीटर मीटर में अगेन इसको कन्वर्ट कर लें, मीटर को सेंटीमीटर में कर लिया करें, आसान हो जाता है। ये 300 सेंटीमीटर हो जाता है, तो 60:300 बहुत आसान है। 0 से 0 कर लिया, 6 5 30 हो गया, तो 1:5 बन गया। तो ये तो सवाल आसान था, इसमें से 3 मैंने कर दिए, बाकी आप कर लीजिएगा आसानी से। अच्छा ये देखिए, एक बस ये देख लीजिए 6.4 और 8 है, डेसिमल में आ गया ना, तो इसका डेसिमल हटा दें, दोनों को एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा करें कि इसका डेसिमल हट जाए। तो हमें पता है कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेसिमल हट जाएगा, लेकिन 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 64:80। अब आसानी से हो जाएगा, हमें पता है वैसे ही 8 से जा रहा है, 8 8 64, 8 10 80, 2 4 8, 2 5 10, 4:5 निकल के आएगा। सॉल्व प्रॉपर्ली कीजिएगा आप, मैं तो ज़ाहिर रफ में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं सवाल। अब वर्ड प्रॉब्लम जब आए तो बच्चे जो हैं एकदम से घबरा जाते हैं, लो भाई ये तो बहुत मुश्किल सवाल आ गए। हालांकि मैं आपको हर दफ़ा ये कहता हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा इजी होते हैं न्यूमेरिकली, सिर्फ उसके अल्फाज समझने का मसला है। तो मैं अल्फाज समझा देता हूँ आपको अच्छी तरह से, फिर देखते हैं कि आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ज़्यादा मसला होगा तो मैं कुछ हेल्प भी कर दूँगा। देखिए, एन एलॉय कंटेन्स 13.5 grams of copper and 4.5 grams of zinc. Find the ratio of mass of copper to zinc in the alloy. एलॉय कहते हैं एक ऐसी धात जिसमें 2 अलग अलग या 3 अलग अलग धातें मिला के एक नई धात बनाई जाए, ताकि उस नई धात में दोनों की पॉजिटिव खूबियाँ मौजूद हों। अच्छा जी, तो मसला क्या था, 13.5 रेशो 4.5 है। सवाल है कि क्या मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, तो मैंने आपको बताया कि अगर दोनों का एक डेसिमल मौजूद है तो आप इस डेसिमल को ख़त्म कीजिए। एक डेसिमल प्लेस ख़त्म करने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये बात हम छोटी क्लासों में सीख चुके हैं। तो अब ये बन जाएगा 135:45। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या ये सॉल्व हो सकता है? तो अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। 135 को ऊपर रखा आपने, 45 को नीचे रखा,
ये आप बहुत तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। ये मुझे तो नज़र आ रहा है 45 के टेबल से ही जा रहा है, बहुत से बच्चों को 45 का टेबल नहीं समझ में आ रहा होगा, तो 15 से कर लें। 15 3 ज़ा 45 और 15 9 ज़ा 135। अब 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गया 3:1। तो आप इसका जवाब कैसे लिखेंगे? जवाब प्रॉपर्ली लिखिएगा। द रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉपर, फिर डॉट लगाइएगा, मास ऑफ जिंक इज इक्वल्स टू, और फिर लिखिएगा 3:1। ठीक है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉपर, कहीं साफ साफ लिख के दिखा दूँ इसका जवाब कैसे लिखेंगे? द रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉपर is to mass of zinc is equals to 3:1 या 3:1। सही है, ऐसे जवाब आएगा। सोल्यूशन दिखाना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब क्या करना है कि वाहिदा परचेज 8 टेक्स्ट बुक्स ईच कंटेन कॉस्टिंग ₹12 and 4 story books each costing 9। फाइंड द रेशियोज ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन द 2 टाइप्स ऑफ बुक्स। कितने पैसे खर्च किए पहले ये निकाल लेंगे। तो 8 खर्च की 12 से, ठीक है। तो अगर आपको 12 का टेबल याद है तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें। आपको पता है कि 8 × 12 इज इक्वल्स टू 96। तो ये तो एक का खर्चा आ गया। इस तरह से दूसरी फिगर निकालते हैं। तो 4 स्टोरी बुक्स हैं, हर एक की प्राइस 9 है, तो 4 9 ज़ा 36 होता है। तो एक्चुअली 36 और 96 का रेशो निकालना है, ये है सवाल। तो अब इससे ज़्यादा आसान करके मैं नहीं दूंगा कि ये 96/36 है, इसको सिंप्लीफाई कर लें, जो आंसर बनेगा वो निकल के आ जाएगा। और जवाब आपको ऐसे लिखना होगा, द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टोरी बुक्स वर्सेस कौन कौन सी थी, सॉरी, कॉस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड कॉस्ट ऑफ स्टोरी बुक्स। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स आ जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ स्टोरी बुक्स आ जाएगा, और यहाँ पे इनका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, देखें एक जैसे सवाल है और आसान आसान है। मिस्टर बिलाल हैज़ मंथली इनकम ऑफ 7,200, एक्सपेंडिचर ऑफ 6,200, फाइंड 6,300, फाइंड रेशियो ऑफ हिज सेविंग्स टू हिज इनकम। इनके एक्सपेंस का रेशियो नहीं निकालना, सेविंग्स का निकालना। तो पहले तो सेविंग्स निकाल लें। 7,200 में से 6,300 माइनस कर दें, तो पता चल जाएगा कि इनकी सेविंग्स कितनी है। 12 में से 3 गए, 9 बचे, तो 900 सेविंग है। तो अब रेशियो एक्चुअली निकालना है 7,200 का 900 से। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और रेशियो निकाल दीजिएगा। फिर जवाब ऐसे लिखिएगा, द रेशियो ऑफ हिज इनकम और इज टू हिज सेविंग्स इज इक्वल्स टू, ये आ गया आंसर। समीना स्पेंड 3/4 ऑफ हर पॉकेट मनी 3/4 ऑफ हर पॉकेट मनी 3/4 ऑफ हर पॉकेट मनी टू बाई चॉकलेट्स एंड रेस्ट टू परचेज च्युइंगम। रेस्ट का मतलब कितना हुआ? 4 में से 3 तो पॉकेट मनी खर्च कर दी चॉकलेट्स के लिए, बाकी कितने बचे? ज़ाहिर है 1/4। 3/4 में से 1 में से 3/4 माइनस कर दें, 1/4 बचते हैं। है ना, बात आसान है ना, कि 4/4 होता है ना, यानी अगर आपने अपनी इनकम को 4 में डिवाइड किया तो 4/4 बनेगा। उसमें से 3 आपने इस्तेमाल कर लिए चॉकलेट्स के लिए, तो कितने बचे? 1 बचे। 1 आपने इस्तेमाल कर लिए च्युइंगम के लिए। फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट स्पेंट ऑन चॉकलेट टू दैट स्पेंट ऑन च्युइंगम। अब ये 3/4 और 1/4 का कंपैरिजन है। वैसे तो वैसे ही साफ नज़र आ रहा है कि किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे नीचे वाले 4 ख़त्म हो जाएं, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स को। तो रेशियो आ रहा है 3:1 का। ये तो मैंने पूरा सॉल्व ही कर दिया। ठीक है, आंसर प्रॉपर्ली लिखने हैं आपने, जैसे मैंने बताया, और इसको इन्होंने पीछे भी दिखाया हुआ है, आपको फिर दिखा दूँ, बाद में आप बोलेंगे आंसर कैसे लिखते हैं पता नहीं। ये देखिए, पूरा इन्होंने आंसर्स लिख के दिखाए हुए। आंसर्स ऐसे लिखने हैं प्रॉपर। ठीक है, सॉल्यूशन प्रॉपर बनाना है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ मुश्किल अभी तक नहीं आया। 70 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर में मिल्क 56 था। अब बताइए मिल्क और वाटर का रेशो कितना था। तो पहले तो अगर 56 लीटर मिल्क था तो वाटर कितना था, ये भी बच्चों वाला सवाल है। 70 में से 56 माइनस करें, क्या बचा? 14 लीटर वाटर था। तो हमें पता चल गया कि 56 रेशो 14 का आंसर निकालना है। निकाल लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, अहमद 5,400 एक महीने में कमाता है, 4,500 खर्च करता है। बताइए इसकी इनकम और एक्सपेंस का रेशो क्या है।
तो 5400 रेशो 4500 ये निकालने डिवाइड कर करके देख लें सिंपलेस्ट टर्म में क्या आ रहा है। फिर अहमद की एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो निकालना है। तो एक्सपेंस तो हमें पता है 4500 है, तो 4500 का सेविंग से रेशो निकालना है। सेविंग कितनी हुई पता है कि 5400 कमाता है और 4500 बचाता है, वो खर्च करता है, तो कितने बचे ये देखिए 00 900 बचाता है। तो अब रेशियो एक्सपेंडिचर टू सेविंग मालूम करना है, तो एक्सपेंडिचर 4500 है और सेविंग 900 है। अब इनका रेशियो मालूम कर लीजिए, बहुत आसान है। और हिज इनकम टू सेविंग, इनकम 5400 है और सेविंग 900 है, इनका रेशियो मालूम कर लीजिए। बहुत आसान सवाल है, ये सब एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं। आप देख लीजिए दोनों जीरो कटे तो 9 के टेबल में 54 आता है, 9 के टेबल में 45 आता है, सब ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज ही बहुत आसान थी। उम्मीद है कि मैंने ऑलमोस्ट पूरी सॉल्व ही कर दी, सिर्फ आंसर्स आपको निकालने रह गए। तो पूरी वर्किंग दिखाइएगा, अच्छी तरह सॉल्व कीजिएगा और ये अपने ध्यान में आराम से बिठा लें कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज़ एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ फ्रैक्शंस। अगर आपको फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आते हैं तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और अगर फ्रैक्शन में मसला है तो ज़ाहिर है हमारी पूरी सीरीज़ है हर चैप्टर की, तो अगर आप इससे पहले फ्रैक्शन के चैप्टर देख लें अच्छी तरह से तो आपको फ्रैक्शन पहले ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे, फिर इसको अटैम्प्ट कीजिएगा। सिमिलरली बुक 6 के फ्रैक्शन से मसला हो तो बुक 5 के फ्रैक्शन पहले देख लें। बुक 5 का फ्रैक्शन भी समझ में नहीं आता तो बुक 4 का फ्रैक्शन देख लें। तो ये प्रोग्रेशन जो है वो लेवल वाइज होगी और इसमें कोई मसला नहीं है कि एक बच्चा बुक 7 में है और बुक 7 का कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो उसने पहले बुक 3 की वीडियो देखी, फिर 4 की देखी, फिर 5 की देखी, ऑटोमेटिकली उसको बुक 7 तक की वीडियो तक पहुँचते पहुँचते सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। वजह इसके कि आप अपना दिमाग घुमाते रहें कि समझ नहीं आ रहा समझ नहीं आ रहा है, पहले एक लेवल नीचे के सवाल सॉल्व करके देख लें। सही है, तो दैट्स इट। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, आप जल्दी से इसको सॉल्व कर लें जब तक मैं फिर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो बनाता हूँ। ठीक है जी, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।